तो दोस्तों हमने पिछले पार्ट में देखा कि कैसे वर्ल्ड की ट्रेडिंग जो है वो बार्टर सिस्टम से शुरू हुई, बाद में इसे पैसे में कन्वर्ट किया गया, उसे गोल्ड की बैकिंग दी गई और कैसे गोल्ड की बैकिंग से डॉलर बना और डॉलर का डोमिनेंस पूरी दुनिया पे छाया हुआ है। The US dollar. The US dollar. कुछ देशों ने डॉलर के डोमिनेंस को ही मना कर दिया, मतलब डॉलर के इस्तेमाल से ही मना कर दिया। ऑयल का जो ट्रेड है वो किसी और करेंसी में करने लगे। इससे यूएसए को सीधे सीधे चुनौती मिल गई। जैसे इराक के सद्दाम हुसैन ने ईयर 2000 में यूरो में ऑयल बेचना शुरू किया, उसे यूएसए ने पकड़ लिया और फांसी दे दी। लीबिया के मुनव्वर गद्दाफी ने भी डॉलर को छोड़ के गोल्ड बैक्ड अफ्रीकन करेंसी का प्रपोजल दिया, तो यूएसए और नाटो कंट्रीज़ ने एक्शन लिया और उसकी भी हत्या कर दी गई। लीबिया आज तक अनस्टेबल है। ईरान ने भी डॉलर को पूरी तरह से इग्नोर किया। 2010 से लेकर आज तक उस पर भी कड़े सैंक्शन लगे हुए हैं, जिसे ट्रंप ने 2018 में और भी कड़े कर दिए। ईरान की हालत आज भी आप लोग समझ सकते हो कि कितनी बुरी है। सेम चीज़ वेनेजुएला के प्रेसिडेंट ने भी बोला था। उन्होंने भी डॉलर के खिलाफ ओपन बोल दिया, जिसका रिजल्ट हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो आप हमारा पिछला वीडियो भी देख सकते हो, जिसमें हमने पूरी तरह से डिटेल में बताया है कि वेनेजुएला के ऑयल पे से डिपेंडेंसी और यूएसए का डॉलर डोमिनेंस वेनेजुएला की तबाही का कैसे कारण हुआ। दोस्तों, रशिया ने भी क्रीमिया के इंसिडेंट के बाद डीडॉलराइजेशन शुरू किया। रिजल्ट ये हुआ कि रशिया को यूक्रेन के माध्यम से एक प्रॉक्सी वॉर में फंसा दिया गया। चाइना ने भी पेट्रो डॉलर छोड़ के अब युआन में ट्रेडिंग शुरू कर दी है कि जब भी कोई देश डॉलर छोड़ के किसी और करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर देता है तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि वहाँ के प्रेसिडेंट को या फिर लीडर्स को डिक्टेटर्स बोल दिया जाता है। बोला जाता है यहाँ पे ह्यूमन राइट्स नहीं है, यहाँ की सरकार जो है वह खतरनाक है। टीवी न्यूज़ रिपोर्ट्स में बार बार यही दिखाया जाता है। Their own personal bias and agenda to control exactly what people think, and this is extremely dangerous to our democracy. मकसद साफ होता है, पूरी दुनिया को और उस देश के लोगों को ये मेंटली प्रिपेयर किया जाता है ताकि यूएसए जो एक्शन ले रहा है वो पूरी तरह से लीगल लगे और आम आदमी कहे कि हाँ, इन जैसे देशों के साथ यही होना चाहिए। और जो यूएसए ने किया वो बिल्कुल भी सही है। यूएसए कभी भी डायरेक्टली हमला नहीं करता। अगर वो छोटे देश है, पहले पैसे से हमला किया जाता है, मतलब डॉलर में लेन देन बंद किया जाता है, स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से बाहर किया जाता है, ऑयल बेचने पर रोक लगा दी जाती है, सैंक्शन लगा दिए जाते हैं, विदेश में रखा गया पैसा फ्रीज किया जाता है। मकसद साफ होता है, देश के पास पैसा ना रहे और सरकार काम ना कर पाए। इससे महंगाई बढ़ती है, करेंसी गिरती है, खाने पीने की और रोज़मर्रा की चीज़ें जो महंगी हो जाती है और जनता परेशान होती है। ये लोग यहीं पे नहीं रुकते। यूएसए जैसा देश डीडॉलराइजेशन होने के बाद उन देशों को अंदर से भी खोखला करना शुरू कर देती है। जैसे उन देशों के अंदर होने वाले प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया जाता है, अपोजिशन लीडर्स को पैसे देके उन्हें समर्थन दिया जाता है, सोशल मीडिया से बहुत ही हेट फैलाई जाती है ताकि उस देश के लोग खुद कहे कि इस सरकार को हटा दे। अगर देश की जनता खुद ही अंदर से लड़ने लगे तो बाहर से लोगों को आके लड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं बचेगी और सिविल वॉर छिड़ जाता है। अगर कंट्री छोटी हो या फिर इनकी सरकार मजबूत ना हो तो वेपन टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स का बहाना दे के मिलिट्री अटैक, बॉम्बिंग और नाटो इंटरवेंशन किया जाता है। इसके पीछे असली कारण डॉलर सिस्टम को बचाना होता है और इसे ही डॉलर डोमिनेंस कहा जाता है। लेकिन रशिया, इंडिया, चाइना जैसे बड़े देशों के साथ ऐसे डायरेक्टली नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सब बहुत बड़े देश हैं और इनकी इकोनॉमी और गवर्नमेंट्स भी बहुत मजबूत है। चाइना जो पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है और जहाँ पे यूएसए की टेस्ला, वॉलमार्ट और एप्पल जैसी कंपनीज टोटली डिपेंड करती है चाइना की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ पे, तो यूएसए यहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकता। रशिया जिसके पास अनलिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज है और दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट मिलिट्री है, उन्हें भी प्रॉक्सी वॉर में फंसा दिया गया है। और इंडिया जो 1.4 बिलियन लोगों की मार्केट है और यहाँ के टेक और फार्मा इंडस्ट्री पे यूएसए डायरेक्टली डिपेंड है। इसके अलावा इन तीनों देशों में एक कॉमन फैक्टर है, न्यूक्लियर वेपन्स, जिसकी वजह से इन देशों में डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं किया जा सकता। और ऐसा किया तो इसका मतलब है डायरेक्टली थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू करना। तो इनके साथ डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व ना होके सैंक्शंस, टैरिफ्स, डिप्लोमेटिक प्रेशर, ह्यूमन राइट्स टॉक, ट्रेड निगोशिएशंस, ऐसे मुद्दों को लेकर प्रेशर बढ़ाया जाता है। इसका कुछ इफेक्ट आप इंडिया के आसपास भी देख सकते हैं, जो हाल ही में अपनी इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ हो चुका है। सबसे पहले श्रीलंका, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल और अब बांग्लादेश। ये सब अचानक से नहीं हुआ, ये सब एक सोचा समझा प्लान हो सकता है और इन सब के पीछे बस एक ही वजह है कि डॉलर के डोमिनेंस को बचाना है। इस डॉलर के डोमिनेंस को ख़त्म करने के लिए और उसे एक अल्टरनेट करेंसी से रिप्लेस करने के लिए 2001 में ब्रिक्स की शुरुआत की गई, जिसमें मेनली ब्राज़ील, रशिया,
इंडिया और चाइना शामिल थे। साउथ अफ्रीका इसमें बाद में जुड़ा। ये सारे देश वर्ल्ड की 40% पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। ब्रिक्स का मकसद है कि दुनिया को डॉलर के डोमिनेंस से बाहर निकालना और उसे एक अल्टरनेट करेंसी या फिर एक बैंकिंग सिस्टम के अंडर लाना और एक बैलेंस्ड मल्टी पावर सिस्टम बना देना। ट्रेड अपनी लोकल करेंसीज में होने के कारण डॉलर सिर्फ एक ऑप्शन बन जाएगा। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं जिसपे USA का कंट्रोल है, जो लोन के बदले कुछ भी पॉलिसीज और कंडीशंस अप्लाई करके कंट्रीज को प्रेशराइज करती है, ब्रिक्स चाहता है कि बिना किसी पॉलिटिकल दबाव के फंडिंग हो। इसीलिए ब्रिक्स ने बनाया न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, जो डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करती है और बिना किसी पॉलिटिकल कंडीशंस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी सेक्टर इनको फेयर टर्म्स पे लोन प्रोवाइड करती है। ब्रिक्स चाहता है एक ऐसा सिस्टम हो जहां कोई एक देश पूरी दुनिया को कंट्रोल ना करे और डॉलर को एक वेपन की तरह यूज़ ना करे। ब्रिक्स का असल मकसद यह है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कई हिस्सों में बटा रहे और हर रीजन की आवाज़ जो है वो फेयर तरीके से सुनी जाए। ब्रिक्स देशों के पास ऑयल, गैस, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूज पॉपुलेशन और मैन्युफैक्चरिंग पावर है, जिससे आपस में ट्रेड बढ़ेगा और वेस्टर्न देशों पे जो डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। आसान भाषा में समझो तो ब्रिक्स जो है वो USA को विरोध नहीं करता है, लेकिन USA पे डिपेंड भी नहीं होना चाहता। ये सब जो है, जो एक सिंपल व्यापार से शुरू हुआ था, जो एक सिंपल से व्यापार को आसान बनाने की कोशिश थी, वो अब पैसा, कंट्रोल और पावर का इक्वेशन बन के रह चुकी है। अब सवाल ये नहीं है कि डॉलर गिरेगा या नहीं, सवाल ये है कि डॉलर के बिना दुनिया चल सकती है कि नहीं। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट करके, लाइक करके इस वीडियो को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।